नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार अनमोल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल अनमोल जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सबों के बीच 10वीं कक्षा का पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी में संसाधन, उस चैप्टर को लेकर के उपलब्ध हुआ हूं और आज हम लोग संसाधन के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, सबसे पहला सवाल आता है कि संसाधन है क्या। आखिर संसाधन हम किसे कहते हैं। तो संसाधन को अगर हम परिभाषा की दृष्टि से बात करें तो वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है संसाधन कहलाता है। अब जैसे में अगर हम बात करें तो एक आप ये मार्कर हमें इस लिखने के काम में सहायक होता है। मेरे लिए लिखने के काम में ये उपयोगी है, इसलिए मैं इसे अपना संसाधन मानता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैं आप लोगों के समक्ष कनेक्ट हो रहा हूँ, तो ये मोबाइल भी मेरे लिए संसाधन का ही काम करता है। उसके अलावा अगर आप पढ़ने की दृष्टि से बात करते हैं तो जो पुस्तक होता है या पेन होता है, आपका कॉपी होता है, ये सब के सब संसाधन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें आप तक कनेक्ट करने में मदद करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें संसाधन के प्रकार को, तो संसाधन को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहले हम आपको संसाधन की परिभाषा लिखते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, संसाधन कहलाता है। उपयोगी होती है, संसाधन कहलाता है। अगर हम एक व्यक्ति के, एक थिंकर की बात करें जिनका नाम है जिमरमैन महोदय ने संसाधन का अपने अलग ही एक परिभाषा दिया था। इन्होंने क्या कहा था साथियों, मैं बताता हूँ। जिमरमैन, देखिए जिमरमैन महोदय का कहना था कि संसाधन होता नहीं बल्कि संसाधन बनता है। इनके कहने का आशय ये था कि भले ही कोई भी पदार्थ पहले से उपलब्ध हो, लेकिन जब तक आप उस वस्तु का उपयोग करते नहीं हैं या उस वस्तु के उपयोग करने का तरीका नहीं जानते हैं, आपके पास उस वस्तु के उपयोग का टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक आपके पास नहीं है, तब तक आप उस संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास आवश्यकता होगी तभी वह संसाधन आपके लिए उपयोगी होगा, वरना नहीं होगा। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। आप प्रारंभ से भी देखते हैं कि पृथ्वी जब से बनती है तब से ही पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध थे, लेकिन मनुष्य को चूंकि इसकी जानकारी नहीं थी, मनुष्य को उस तकनीक का ज्ञान नहीं था जिस तकनीक के सहायता से आज पृथ्वी के अंदर के खनिज पदार्थों को या उपयोगी तत्वों को निकाला जा रहा है, तो तब तक वह संसाधन हमारे लिए उपयोगी नहीं था। आज हमारे पास वह तकनीक उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के अंदर के तत्वों को निकाल रहे हैं, वहाँ से जरूरी सामानों को अपने यूज में ला रहे हैं। अब जब बात आती है संसाधन के प्रकार की, तो हम बात करते हैं संसाधन का वर्गीकरण। साथियों, संसाधन के वर्गीकरण के कई सारे आधार होते हैं, जिसमें पहला जो आधार होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का आधार, अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। साथियों, अब बात आती है कि यह जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। आखिर जैव संसाधन होता क्या है? तो साथियों,
वह संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होता है और साथ ही उसमें सजीवों वाले गुण पाए जाते हैं, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे आप पशु पक्षी को देखते होइएगा, उसके अलावा आप पेड़ पौधों को देखते होइएगा, मनुष्य स्वयं एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति है। तो इन चीज़ों को हम जैव संसाधन कहते हैं, क्योंकि यह तो आपको जैव मंडल में ही होता है और साथ ही साथ इसमें सजीवों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम अजैव संसाधन की, तो वह संसाधन जिसमें सजीवों वाले गुण नहीं पाए जाते हैं, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसका अगर आप परिभाषा लिखें जैव संसाधन का, जैव संसाधन वे सभी संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा उनमें सजीवों वाले गुण पाए जाते हैं, जैव मंडल कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे में आप देख सकते हैं पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि। यहीं पे अगर हम बात करें अजैव संसाधन की, अजैव संसाधन, तो आप इसे लिख सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं सभी प्रकार के खनिज पदार्थ। साथियों, ये जो खनिज पदार्थ होते हैं यह जैव मंडल में तो होते हैं, परंतु इनमें सजीवों वाले गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसके आगे साथियों अब हम बात करने वाले हैं उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यह है उपयोग के आधार पर संसाधन। साथियों, जिस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उपयोग के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब बात आती है कि आखिर नवीकरणीय संसाधन है क्या। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे सभी संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात हम दोबारा पुनः उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात एक बार उपयोग कर लिए, फिर हम जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपको सूर्य से प्राप्त होने वाला रोशनी, यह सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश हम जब चाहें, रात्रि को छोड़ करके जब चाहे, जिस दिन चाहे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे साथ बाधा नहीं है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधनों की, तो अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण आप लेते हैं, आप पेट्रोल को ले सकते हैं, डीजल को ले सकते हैं, केरोसिन को ले सकते हैं, प्राकृतिक गैस को ले सकते हैं या कोयला को ले सकते हैं। साथियों, जब हम एक बार कोयला या केरोसिन, पेट्रोल, डीजल को एक बार जब
चला लेते हैं तो वह हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है जलाने के लिए दोबारा। लेकिन इसके विपरीत सूर्य का प्रकाश हो गया, पानी हो गया, ये सब के सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं जो हमारे लिए हमारे समक्ष दोबारा उपलब्ध होते हैं। तो चलिए साथियों हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः पूर्ति संभव हो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। इसके विपरीत अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, अनवीकरणीय संसाधन, तो साथियों अनवीकरणीय संसाधन होता है वे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे में आप देख सकते हैं सभी प्रकार के खनिज, प्राकृतिक गैस, आप इसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो आपका खनिज तेल है उसको भी लिख सकते हैं। अब साथियों बात आती है कि उपयोग के अलावे और भी आधार होते हैं, जैसे स्वामित्व के आधार पर अगला है, उसके पश्चात हमारा है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसे नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है उपयोग के स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर, तो साथियों स्वामित्व के आधार पर अगर हम संसाधनों को वर्गीकृत करें तो यह कुल मिलाकर के 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है निजी संसाधन। पहला है निजी संसाधन। दूसरा होता है आपका सामूहिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। साथियों जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, निजी संसाधन वह संसाधन होता है जो किसी खास व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे निजी संसाधन के दृष्टिकोण से अगर बात करिएगा तो आपके पास साइकिल, मोटरसाइकिल हो सकता है, कार या अन्य वस्तुएं हो सकती है जिस पे आपका अपना नियंत्रण होगा। उससे संबंधित सारे फैसले आप खुद लेते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लेता है। उस प्रकार के सभी संसाधनों को आप निजी संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे उपयोग के लिए वह संसाधन मांगता है तो आपको यह निर्णय लेने का अधिकार है कि आप वह संसाधन उसे देंगे या नहीं देंगे। इस प्रकार के सभी संसाधनों को हम निजी संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आता है आपका सामूहिक संसाधन। सामूहिक संसाधन में हम उन संसाधनों को रखते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण न हो बल्कि एक खास समुदाय का नियंत्रण हो, उसे हम सामूहिक संसाधन के रूप में जानते हैं। जैसे आपने गांव में एक हो सकता है तालाब देखा हो सकता है गांव में आपने कुआं देखा हो
हो सकता है कि समाज में आप देखते ही हैं, हो सकता है क्या, सॉरी, आप देखते हैं कि गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और धार्मिक चीज़ें जो होती है वह किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता है, बल्कि वह पूरे एक समुदाय के नियंत्रण में होता है। उससे संबंधित जितने भी फैसले लेने होते हैं वह कोई एक खास व्यक्ति नहीं लेता है, बल्कि उससे संबंधित जो उच्च पदों पर बैठे लोग होते हैं वे लोग उस फैसले के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं और मिल करके उस फैसले पर अमल करते हैं या उस फैसले को लेते हैं। वह आपका सामूहिक संसाधन हो गया। दो हम लोग पहले लिख लेते हैं। आपका पहला है निजी संसाधन। निजी संसाधन वे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। जैसे होता है निजी संसाधन कहलाता है, निजी संसाधन कहलाता है। आप निजी संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में आता है, कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका हो सकता है लैपटॉप, कंप्यूटर, साइकिल, कार इत्यादि। दूसरा जो सामूहिक संसाधन होता है, सामूहिक संसाधन वे संसाधन जो किसी खास समुदाय के नियंत्रण में होता है, नियंत्रण में होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि इसमें हम बात कर सकते हैं आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि। ये जो किसी खास समुदाय के नियंत्रण में होता है उसे हम लोग सामुदायिक, जो किसी खास समूह के नियंत्रण में होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामूहिक नहीं है यहाँ पे, सॉरी, सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। साथियों, राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत जब हम राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हमारा निजी संसाधन और हमारा सामुदायिक संसाधन भी आ सकता है। एक राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, उस पर देश के समस्त नागरिकों का अधिकार होता है। अब हमारा अगर कोई निजी संसाधन है, जैसे कि ज़मीन है, हो सकता है कि ज़मीन को सरकार को हमारे किसी निजी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार के पास यह शक्ति है कि वह हमारे निजी संसाधनों को, वह हमारे निजी संसाधन का अधिग्रहण कर उस संसाधन का उपयोग भारत के समस्त नागरिकों के लिए कर सकता है। उस परिस्थिति में वह जो हमारा निजी संसाधन है वह निजी संसाधन न बन करके राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है। जैसे बात करते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जो राष्ट्र के नियंत्रण में होता है, जैसे रेलवे,
रेलवे, साथियों रेलवे के बारे में आप जानते होंगे कि यह भारत सरकार का होता है। इस पर किसी खास व्यक्ति का भी नियंत्रण नहीं होता है, इस पर किसी खास समुदाय का भी नियंत्रण नहीं होता है। इस पर जो नियंत्रण होता है वह होता है भारत सरकार का। इस वजह से आप इसे राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावे अगर साथियों हम बात करें, आपने भारत का मैप देखा ही होगा। साथियों आपने मैप में एक चीज़ नोटिस किया होगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो आपको तमिलनाडु का यह भाग दिखाई देता है, जहां कन्याकुमारी के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके अंदर जब आप समुद्र में जाइएगा तो समुद्र में भी भारत का कुछ दूरी तक सीमा बनता है। साथियों जब आप समुद्र के अंदर, तटीय सीमा से समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक की दूरी तक जाएंगे तो वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इसी टॉपिक को पढ़ेंगे 9th क्लास के चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको NCERT में आपको 19.2 किलोमीटर मिलता है, लेकिन यह 10वां क्लास में है। और चूँकि 10वें क्लास में बोर्ड आपको 10वें क्लास के बुक से ही मानता है, इस वजह से इसमें 200 किलोमीटर दिया गया है, तो आप 200 किलोमीटर का ही ध्यान रखेंगे। तो साथियों जब यहाँ से तटीय राज्य से जब अंदर समुद्र के अंदर आप 200 किलोमीटर तक की दूरी को तय करेंगे, तो 200 किलोमीटर तक के दूरी में जो भी खनिज पदार्थ या जो भी तत्व आपको मिलते हैं वह राष्ट्रीय संसाधन ही होता है। साथियों इस 200 किलोमीटर की दूरी के पश्चात जो खुला महासागरीय क्षेत्र होगा उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। यानी 200 किलोमीटर की दूरी के पश्चात जो भी चीज़ें हमें महासागरों में मिलती है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, और उस पर जो नियंत्रण होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है, अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों का होता, अंतर्राष्ट्रीय देश के सदस्यों का होता है। साथियों एक और बात आती है कि भारत, जब आप इस खुला महासागरीय क्षेत्र में जाएंगे 200 किलोमीटर के पश्चात अगर किसी क्षेत्र से आपको कोई संसाधन की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उससे अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। भारत को साथियों इस खुला महासागरीय क्षेत्र में हिंद महासागर के अंदर 200 किलोमीटर की दूरी के पश्चात भी जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, उस क्षेत्र से भारत को मैंगनीज के उत्पादन की अनुमति मिली हुई है। किसकी? मैंगनीज। मैं लिख देता हूँ नोट में, खुले महासागरीय क्षेत्र से प्रशांत महासागर से भारत को मैंगनीज उत्पादन की अनुमति प्राप्त है। ये था साथियों राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत और आप और भी चीज़ों को देखते होइएगा, जैसे आपका सरकारी विद्यालय। एक सरकारी विद्यालय राज्य के नियंत्रण में होता है, आप उसे राजकीय विद्यालय कह सकते हैं, राजकीय संसाधन कह सकते हैं। और जो केंद्र के नियंत्रण में होता है जैसे KVS, वह आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन साथियों जब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हाथ में हो, समुदाय के हाथों में हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे में अगर हम बात करें तो समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर की दूरी के पश्चात जो आपका खुला महासागरीय क्षेत्र होता है, वहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है और वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। साथियों इसके बाद आपका एक और आता है
संसाधन जो आप जानते होइएगा। एक और है आपका विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर अगर हम बात करें विकास के स्तर के आधार पर, साथियों विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका संसाधन आता है विकास के स्तर के आधार पर, इसे हम संभाव्य संसाधन के नाम से जानते हैं। संभाव्य संसाधन। दूसरा होता है आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। तीसरा होता है भंडार, और जो अंतिम होता है आपका भंडार के पश्चात संचित कोष संसाधन कहलाता है। संचित कोष संसाधन। साथियों संभाव्य संसाधन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखते हैं संसाधन। संभाव्य संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को रखा जाता है जिसके मिलने की संभावना होती है या जिसके उपयोग करने की संभावना होती है, परंतु अभी तक वर्तमान में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संभाव्य संसाधन कहलाता है। अगर आप इसमें बात करें तो भारत के हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाले बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जिसका आज तक हम लोग अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वह संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके अलावे आप गुजरात और राजस्थान में भारत में पवन ऊर्जा की संभावना अधिक होती है, जिसके उपयोग की संभावना होती है। संभाव्य संसाधन कहलाता है। संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की संभावना। पवन ऊर्जा की संभावना। दूसरा अगर हम बात करें साथियों विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिसका उपयोग जिसका तकनीक के आधार पर हमने उसके कुल भंडार की मात्रा को खोज निकाला है, वह विकसित संसाधन कहलाता है। अब तीसरा आपका आता है भंडार। साथियों पहले विकसित संसाधन को लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं भंडार के बारे में, जिसका तकनीक की सहायता से कुल मात्रा की जानकारी हो चुकी हो, विकसित संसाधन कहलाता है। विकसित संसाधन कहलाता है। तीसरा है आपका भंडार। साथियों आप जानते होंगे कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2O, और यह 2 तत्वों से मिलकर के बनी होती है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है H2O, वह अभी तक उस पैमाने पर ज्वलनशील नहीं है जितना हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो साथियों इस वजह से हम इसे भंडार के रूप में रखते हैं। जिस दिन हमें वह तकनीक प्राप्त हो जाएगी कि पानी को जलाने से भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो साथियों हमें ऊर्जा के रूप में एक बड़ा भंडार उपलब्ध होगा। और तीसरा होता है संचित कोष, जो चौथा होता है संचित कोष संसाधन। साथियों यह भी भंडार के अंतर्गत ही आता है। साथियों इसके बाद इस चैप्टर में और भी कई सारे टॉपिक बच रहे हैं, जिसका हम चूँकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इस वजह से इसके जो आगे का पार्ट है उसे मैं अगले
वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। हो सकता है कि कल डाल दूँ और कंप्लीट करवाऊँगा। तो साथियों, ये था हमारा 10वीं कक्षा का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अपने तरीके में और भी कुछ बदलाव कर सकूं। धन्यवाद।